हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 10 समझेंगे, हुतुतु हुतुतु। अब ये क्या होता है हुतुतु? तो ये हुतुतु होती है कबड्डी का गेम। ये पिक्चर भी दिखाया गया है यहाँ पे। ये सब लड़कियाँ कबड्डी खेल रही हैं। हुतुतु 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 यानी कि सब हुतुतु की आवाज़ आ रही थी। आउट आउट पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाईं। पाले के एक तरफ यानी कि एक लाइन बना के रखी होती है, उस लाइन के एक तरफ एक पाला होता है यानी कि एक टीम होती है। तो उसके एक तरफ की जो सारी लड़कियां थी वो जोर से चिल्ला रही थी, हुतुतु हुतुतु हुतुतु, इधर से पकड़ो, हुतुतु पैर से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो। फिर वसुधा इधर आ जा, इधर से पकड़ना, अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए, हाथ पकड़ लो उसका। हुतुतु हुतुतु छूली छूली, ओहो आउट आउट आउट, सब आउट, हो तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। तो ये जो बहुत सारी लड़कियां थी जो कि किसके पीछे पड़ी थी, वो श्यामला के पीछे पड़ी थी, श्यामला को पकड़ने के लिए। यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये सारी लड़कियां हैं और ये श्यामला है। क्या कर रही हैं ये लड़कियां? आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। यानी कि लड़कियां क्या कर रही है, आउट आउट की आवाज़ आ रही है, तो ये लड़कियां क्या कर रही होंगी? तो इस आवाज़ से पता चल रहा है कि ये जो लड़कियां हैं वो खेल खेल रही हैं। तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? चेड्डू गुड्डू, हुतुतु, हाडू डू, छू किटकिट, कबड्डी या कुछ और। यानी कि जो कबड्डी है उसको इतने सारे नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में या फिर अलग अलग स्टेट में। तो ये पूछा गया है कि तुम्हारे यहाँ इसको कुछ और भी तो नहीं कहते, यानी कि तुम इसको शायद किसी और नाम से जानते हो। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर। तो जो श्यामला थी उसको जब खेल रही थी, जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको क्या लगा कि वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, तो किसी ने हाथ को पकड़ा उसके और किसी ने कमर को। पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी? घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। यानी कि घिसट घिसट कर यानी कि खिंच खिंच कर या फिर खिसक खिसक कर उसने जो बीच की लाइन उसको छूनी थी वो छू ली। श्यामला छोड़ने वाली नहीं थी, यानी कि वो हिम्मत छोड़ने वाली नहीं थी, उसने खिसक खिसक कर उस लाइन को छू ही लिया। श्यामला ने जब लाइन बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। अब क्या था, जब श्यामला ने बीच की लाइन छुई थी तो जो लड़कियां भी दूसरे जो टीम की थी जो श्यामला को पकड़े हुए थी तो वो सारी आउट हो गई थी। ऐसा उस कबड्डी में या उस खेल में ऐसा नियम था, इसलिए वे सारी आउट हो गई। परंतु जो उस टीम की दूसरी लड़की थी यानी कि रोजी, वो बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। तो जो रोजी थी उसका क्या कहना था कि श्यामला की जो सांस टूट गई थी। अब सांस टूटा मतलब कबड्डी में क्या होता है, कोई भी एक वर्ड होता है, जैसे कि या तो हुतुतु बोलते हैं तो हुतुतु, और अगर जैसे यहाँ पे कबड्डी बोलते हैं तो कबड्डी 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 ऐसे बोलना पड़ता है। अगर ये रुक गया तो उसको बोलते हैं सांस टूटना। तो वो कह रही है रोजी कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, यानी कि उसने हुतुतु बोलना या फिर कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दिया था, इसलिए उनकी टीम जो है आउट नहीं हुई। लेकिन श्यामला क्या थी, वो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर उसकी सांस टूट ही गई थी तो सब उसको इतनी देर तक क्यों दबोचे रही, यानी कि जब उसकी सांस टूट गई थी या फिर उसने कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ दिया था तो फिर इतनी देर तक उसको दबोचे क्यों रहे थे, इतनी देर तक सारी जो लड़कियां थी उसको पकड़ कर क्यों रखे रही थी। काफ़ी बहस हुई पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। काफ़ी बहस होने के
बाद भी अंत में क्या हुआ, श्यामला की जीत हुई। अब यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स के लिए है, जैसे कि एक खेल में बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम बहुत नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हो। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम उन्हें सुलझाते भी हैं। यहाँ टीचर्स के लिए पॉइंट है कि जैसे ये गेम है तो इस गेम में बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना है या बच्चों को इस तरफ इस बात का उन्हें ज्ञान देना है कि जैसे खेल में इतने सारे नियम होते हैं ऐसे ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं, ताकि खेल में अगर कोई बेईमानी करे तो उसको नियमों के द्वारा सुलझाया जा सके। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हमारे बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है, यानी कि कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें हमारे विचार कुछ और हैं और दूसरे सामने वाले के विचार कुछ और हैं, तो उनको हम कैसे सुलझा सकते हैं, उनको हम नियमों के द्वारा सुलझा सकते हैं। और जैसे हम में आपस में मतभेद भी होते हैं और झगड़े भी होते हैं, तो हम उन्हें सुलझा भी सकते हैं, किसके द्वारा, नियमों के द्वारा। तो इसमें ये बात बताई गई है कि बच्चों को यही समझाना है। अब कबड्डी का खेल तो ऐसा ही है, कबड्डी का खेल है ना, खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना है तो हो हल्ले वाला खेल, पर इसमें हमें बहुत सारे नियम भी हैं। तो बोला गया है कि कबड्डी का खेल तो ऐसा ही है जिसमें बहुत सारी खींचातानी है, जोर झपट्टा भी है, दम भी लगाना पड़ता है उसमें, और मिट्टी में घिसट जाना यानी कि गंदे भी हो जाते हैं, और बहुत शोर शराबे वाला भी खेल है। लेकिन इसमें बहुत सारे नियम भी होते हैं, जैसे कि सांस को रोकना, लाइन को छूना, ऐसे। पर मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। सांस रोक रोक कर कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो, यानी कि इस जो गेम में क्या होता है, मज़ा भी बहुत आता है और पूरी एक्सरसाइज भी हो जाती है पूरी बॉडी की। सांस रोक रोक कर कबड्डी भी बोलना पड़ता है और भागना दौड़ना भी पड़ता है। साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो, यानी कि इतना सांस रोक कर कबड्डी भी बोलो और भागो दौड़ो भी इधर से उधर। और क्या होता है, साथ में ये भी सोचना पड़ता है कि दूसरे पाले यानी कि दूसरे जो टीम की लड़कियां हैं या जो भी है दूसरी टीम है उसको उनके लोगों को कैसे छूना है, यानी कि छूने की कोशिश भी करनी है। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे, यानी कि जितनी देर जाके तुम अगर दूसरे ग्रुप में गए हो, जितनी देर उसमें तुम सांस रोक लोगे उतनी देर तुम दूसरी टीम के सामने अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। अब कबड्डी का गेम ऐसा तो नहीं है कि उसमें या तो दिमाग का ही गेम हो या फिर शरीर का ही काम हो, उसमें दोनों का काम होता है, बॉडी का भी और माइंड का भी। जैसे कि बहुत सारे गेम होते हैं जो सिर्फ दिमाग से चलते हैं, जैसे शतरंज हुआ, और बहुत से सारे ऐसे गेम होते हैं जो सिर्फ बॉडी से चलते हैं। लेकिन जो कबड्डी है उसमें दोनों का तालमेल बिठाना ज़रूरी होता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसें, यानी कि खींचने और रोकने में ताकत लगाओ, यानी कि ये शरीर का काम है। खींचने और रोकने में ताकत लगाना, इसमें शरीर की ताकत लगती है। और साथ ही सोचो, यानी कि सोचना किसका काम है, दिमाग का, जो दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे ये साथ के साथ सोचना पड़ता है, और उधर से खींचने या रोकने में ताकत भी लगानी पड़ती है, तो दोनों काम करते हैं। जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए, अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुँचे, यानी कि ये सोचना भी है कि जैसे कि दूसरे टीम की पाली में किधर से जाएं और जल्दी से किसी को छूकर, उस ग्रुप के किसी भी बंदे को छूकर जल्दी से अपनी ग्रुप में लौट आएं। और अगर पकड़े जाएं तो सांस रोककर या बीच की लाइन को तक कैसे पहुंचना है, इस पर भी अपना दिमाग चलाना पड़ता है। यह एक पॉइंट टीचर्स के लिए है। जैसे कि कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चों को खेलों में भी
कई बार जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है या कास्ट वाइज या वर्ग के आधार पे भेदभाव किया जाता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कबड्डी में ही देख लो कहीं कहीं लड़कियों को खेलने से मना किया जाता है, या फिर क्रिकेट को ही देख लो, ज़्यादातर लड़कों को ही इस गेम से जोड़ा जाता है कि ये गेम लड़कों का है। तो ऐसे भेदभाव दिखाई देते हैं, इस पर क्या करना है, क्लास में चर्चा करवानी है। अब ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये आंध्र प्रदेश की ही रहने वाली हैं। अब कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यानी कि ये वज़न उठाने वाला गेम खेलती है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, जो भारत का ही एक स्टेट है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। इनके पापा जो हैं पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का जो एक्सरसाइज या प्रैक्टिस है वो करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती है। यानी कि इन्होंने 12 साल की उम्र से ये शुरू किया था वज़न उठाने की प्रैक्टिस स्टार्ट, लेकिन अब क्या कर सकती है, ये एक बार में 130 किलोग्राम वज़न एक ही बार में उठा सकती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। अब कर्णम मल्लेश्वरी जी ने क्या किया है, भारत के बाहर यानी कि बाहर के जो टूर्नामेंट या जो भी वेट लिफ्टर का वो होता है, तो 29 मेडल इन्होंने भारत के बाहर के जीत चुकी हैं ये। अब उनकी जो 4 बहनें हैं वो भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं, रोज़ वज़न उठाने की प्रैक्टिस करती हैं। अब यहाँ पे 3 बहनों की कहानी दिखाई गई है। ये फ़ोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर ये हैं आम दादी नानियों से अलग। ये हैं तीनों। अब कहा गया है ये लगती तो अपनी दादी नानी जैसी हैं, लेकिन ये जो आम दादी नानियाँ होती हैं जैसे हम लोगों की, उन दादी नानियों से बहुत अलग हैं। अब क्यों अलग हैं आइए देखते हैं। ये फ़ोटो है तीनों बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। यानी कि इन तीनों बहनों का क्या नाम है, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। अब ये तीनों क्या करती थी, ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती हैं, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। यानी कि ज्वाला बता रही हैं कि जब ये छोटी थी तब लोग लड़कियों को ये खेल यानी कि कबड्डी खेलने से मना करते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो यानी कि लोग इसलिए मना करते थे लड़कियों को कबड्डियाँ खेलने से कि लोग अगर ये लड़कियां जो हैं छीना झपटी वाला गेम खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। अब कबड्डी में क्या होता है, लड़कियों को छीना झपटी करनी पड़ती है, इसलिए लड़कों वाले गेम कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऐसा लोगों का मानना था कि लड़कों वाले कपड़े पड़ने की वजह से लोग ये गेम लड़कियों को खेलने से मना करते थे। अब ये टॉपिक एक पॉइंट टीचर्स के लिए है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों की मदद करें। यानी कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में बच्चों को नॉलेज देनी है और उनकी ये पता करने में उनकी हेल्प करनी है। तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे, उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में भी आया। अब क्या था, जब ये तीनों बहनें छोटी थी तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी माँ और मामाओं ने ही इन तीनों को पाला था। और इनके जो दो मामा थे तो वो दोनों खो खो और कबड्डी खेला करते थे, और जब उनके मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे तो उन्हीं से इन तीनों बहनों में भी ये शौक आ गया। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। ये बताती है कि जब आज से करीब 50 साल पहले जब इन्होंने अपना स्टार्टिंग किया था कबड्डी खेलने में, कबड्डी खेलना जब इन्होंने स्टार्ट किया था
तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे, यानी कि वही कि जो लोग थे वो रूढ़िबद्ध धारणाएं रखते थे लड़कियों के प्रति कि वो कबड्डी गेम ना खेलें। क्यों? क्योंकि छीना झपटी करने वाला गेम था और लड़कों के कपड़े पहनने वाला गेम था, इसलिए लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे और माता पिता भी मदद नहीं करते थे। लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए, लेकिन जो बहनें हैं ये ज़रूर सोचती थी कि जो लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। जो इनके माँ और मामा थे इन्होंने इनको कभी नहीं रोका कबड्डी खेलने से। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। इन तीनों ने क्या किया, कबड्डी खेलना सीखा और फिर जो अपने मोहल्ले की यानी कि इनके एरिया की जो कुछ लड़कियां थी उनको भी अपने खेल में शामिल किया, उनको भी कबड्डी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया, अपने कबड्डी गेम का ही एक क्लब बना लिया, यानी कि एक ग्रुप, और जो आज इतने सालों बाद भी इनका जो क्लब है वो चल रहा है। याद आए वे दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। कई मैच में तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। अब लीला और जो हीरा हैं वो अपने मैच के बारे में बड़े जोश से यानी कि बड़े उत्साह से बताती हैं कि कई मैच में क्या वो बिल्कुल हारते हारते जीती थी, क्यों उन्होंने मन में ठान लिया था कि उन्हें कभी हार नहीं माननी है, उन्हें हारना तो है ही नहीं, ऐसा उन्होंने अपने मन में ठान लिया था। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। अब उन मैचों के दौरान कई मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। एक बार क्या हुआ, वे एक दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई ही थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। अब क्या था, एक बार इन्हें एक दूसरे शहर में बड़ा मैच खेलने गई थी, तो मैच क्या था, शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। तो ये क्या हुआ, 3 से 6 की पिक्चर देखने चली गई। ऐसे 3 से 6 का पिक्चर का जो शो होता था वो चली गई। अब इन्होंने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगी। अब क्या हुआ, पिक्चर शुरू हुई थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। अब हॉल में हल्ला कौन मचा रहा था, तो इनके मामा थे। इन्हें पता चला कि इनके मामा इन्हें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हॉल में ही हमें खूब ज़ोर से डांट लगाई। अब वो जब इनके मामा ढूंढ रहे थे तो उनके हाथ में क्या था, एक टॉर्च था, क्योंकि हॉल में अंधेरा होता है, सिर्फ मूवी का पर्दे पर ही रोशनी आ रही होती है, बाकी सारी लाइटें बंद होती हैं। तो उनके हाथ में टॉर्च थी जिससे वो सबके चेहरे देखते जा रहे थे। सबके चेहरों पे रोशनी टॉर्च लगाकर देखते जा रहे थे और सबको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो मामा ने क्या किया, वहीं हॉल में ही इनकी खूब ज़ोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ आईं, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। अब क्या कहती हैं ये कि इनके जीवन में कबड्डी को लेकर बहुत कठिनाइयाँ हुई। जब भी कोई बड़ा काम करते हैं तो कठिनाइयाँ तो आती हैं। तो ये यही कह रही है कि इनके जीवन में कबड्डी गेम को लेकर बहुत सारी कठिनाइयाँ तो आई, लेकिन कबड्डी से जुड़ा इनका मज़ा वो कभी कम नहीं हुआ, वो बरकरार रहा। सबसे जो छोटी बहन थी इनकी हीरा, वो कबड्डी की कोच भी बनी। अब कबड्डी की कोच का मतलब होता है जो गेम सिखाते हैं, यानी कि कबड्डी सिखाने वाली कोच। जो गेम सिखाने वाले गुरु होते हैं उनको गेम का कोच बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स के लिए है। इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते। तो यही है कि इस एग्जाम्पल के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर लाना है, बच्चों को इस ओर आकर्षित करना है कि कई बार लड़कियों के जो खेलने के मौके हैं वो लड़कों के बराबर नहीं मिलते, क्योंकि समाज में बहुत सी रूढ़िबद्ध धारणाएं भी पनप रही होती हैं। तो इस पर
जो क्लास में चर्चा करवाई जा सकती है। और ये भी है कि माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों को से पता करें कि वे अपने भाई माँ के भाई को क्या कहते हैं। यानी कि सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ों को कुछ और कहते हैं। तो वही बताया गया है कि माँ के भाई को मामा कहते हैं, लेकिन बच्चों से पूछें कि वो अपने माँ के भाई को क्या कहते हैं, जैसे कि और स्टेट से बच्चे आए होते हैं इस टाइप में। ये बहनें चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेलें। यानी कि ये बहनें चाहती हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपनी पसंद के सारे खेल खेलें, लेकिन कबड्डी तो खेलें ही। तो ये चैप्टर जो है यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।